कबीर ने अभी अभी आयाना से जो करने के लिए कहा था वो उसे बहुत नागवार गुजरा, मगर कबीर अपनी बात पर सीरियस था। आयाना ठंडी आवाज में आंखें तरेरते हुए बोली, मैं नहीं करूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मैं कोई कॉल गर्ल नहीं हूँ, ये घटिया काम मैं नहीं करती। कबीर अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, पूरी बात सुने बिना ही उछल पड़ती हो। पहले मेरी बात सुन तो लो मेरी जान। मैंने कब कहा कि तुम्हें उसके साथ कुछ करना है? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। वैसे भी कोई इस खूबसूरत जिस्म को छुए ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और वो भी तब जब तक मैंने उसे खुद ना छुआ। तब तक तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। कबीर की ऐसी मजाकिया शैतानी बात सुनकर आयाना अपने दांत पीसने लगी। कबीर आयाना से बोला, तुम्हें सिर्फ उसे रूम नंबर 108 में लेकर जाना है। उसके बाद उसके साथ क्या करना है वो मैं खुद देख लूंगा, लेकिन तुम्हें ये काम करना ही होगा। आयाना कबीर से थोड़ा चिढ़कर बोली, तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कबीर हल्के से मुस्कुरा के आयाना के करीब आया। वो उसके कान के पास आकर धीमी आवाज में बोला, मुझे तुमसे क्या चाहिए इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। नागो, अगर अलीशा को जिंदा देखना चाहती हो तो ये काम करना होगा, वरना दोबारा वो तुम्हें जिंदा नहीं दिखेगी। कबीर की बात सुनकर आयाना के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी आंखें बड़ी हो गई। कितना घटिया इंसान है ये, इसके घटियापन की सारी हदें पार हो चुकी है। कबीर ने अपना चेहरा पीछे किया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। आयाना थोड़ी घबराई आवाज में कबीर से बोली, तुम अलीशा को कुछ नहीं करोगे? कबीर ने हल्के से अपना कंधा उचकाते हुए बोला, तो फिर जैसा कहा है वैसा करो। देखो, मैं इतने मर्डर कर चुका हूँ, मुझे उसको मारने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। मेरा पत्थर सा दिल तो तुम देख ही चुकी हो। मुझे किसी पर तरस आए ये मुमकिन नहीं है। अब अच्छे बच्चे की तरह जैसा कहा है वैसा करो। जाओ, उस आदमी को लुभाओ और उसे रूम नंबर 108 में लेकर आओ। ये बोलकर कबीर ने आयाना की कमर से अपना हाथ हटा लिया। आयाना हैरानी, अविश्वास और गुस्से में कबीर को देखती हुई आगे बढ़ी। उस आदमी की तरफ देखकर उसे डर सा लगने लगा। वो हवस का पुजारी लग रहा था। अब तो भगवान ही उसे बचा सकता था। वो नहीं जानती थी कि वो किस मुसीबत में फंसने वाली थी। आयाना चली गई। तभी कबीर के पास गौतम आया और उसे कुछ बोला। सारे इंतजाम हो गए, अब सिर्फ उसके वहां पहुंचने की देर है। कबीर हल्के से अपना सिर हिला देता है। गौतम थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, बॉस, आयाना क्या ये कर पाएगी? अगर उस आदमी को जरा भी शक हो गया कि हम यहाँ उसकी तलाश में आए हैं तो वो आयाना को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। कबीर गौतम की तरफ देखकर बोला, तुम्हें इस लड़की की बड़ी फिक्र हो रही है? कुछ चल रहा है क्या तुम्हारे बीच? कबीर की बात सुनकर गौतम तुरंत सख्त होकर खड़ा हो गया और बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। कबीर अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, रिलैक्स, वो कर लेगी। आखिर उसकी इतनी खूबसूरत बॉडी किस दिन काम आएगी। कुछ देर बाद आयाना चलकर उस आदमी के पास आती है। वो बड़े ही स्टाइल के साथ उसे हेलो बोलती है, हाय, कैन आई जॉइन यू? वो आदमी जब उन खूबसूरत लड़कियों से अपना सिर निकालकर आयाना को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। इतनी खूबसूरत लड़की अपनी आंखों के सामने उसने पहली बार देखी थी, और वो भी इतनी शॉर्ट और हॉट ड्रेस में। उसके दिमाग में आयाना को देखते ही ख्याल आया, ओह माय गॉड, ये अप्सरा कहाँ से उतर आई? आयाना को देखकर तो वो आदमी बौखला गया था, और आयाना को ये मजबूरी में करना पड़ रहा था। वो अलीशा की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो डेविल कितना बेदर्द है। क्या कर सकता है वो अलीशा के साथ, कितना बुरा कर सकता है। आयाना अलीशा पर आज भी नहीं आने दे सकती थी। वो कबीर को फॉर ग्रांटेड लेने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकती थी। वो आदमी आयाना की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो ब्यूटीफुल, इतनी देर से मैं यहाँ हूँ, तुम जैसी खूबसूरत अप्सरा अब तक मेरी आंखों से कैसे बच गई? चेहरे पर एक सडक्टिव मुस्कान के साथ आयाना उस आदमी के एकदम पास आकर बोली, ये तो आप ही बताइएगा, मैं तो कब से आप पर नजर रखे हुए हूँ, आप ही मेरी तरफ नहीं देखते? ये सुनते ही वो आदमी आयाना को पकड़कर अपनी गोद में खींच लेता है और उसकी कमर को कस लेता है। आयाना एक पल के लिए हैरान हो जाती है, पर वो अपने चेहरे पर एक सडक्टिव मुस्कान कायम रखती है। उसे ऐसी ही उम्मीद थी। जिस तरह से वो आदमी उसे देख रहा था, उसे छू रहा था, उसे बहुत घिन आ रही थी, पर उसे ये काम करना ही था। दूर खड़ा हुआ कबीर ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। जब आदमी ने आयाना को पकड़कर अपनी गोद में खींचा तो कबीर की मुट्ठियां अपने आप कस गई, पर वो चुपचाप खड़ा ये सब कुछ देखता रहा। कुछ देर तक आयाना उस आदमी को अपने हाथों से ड्रिंक करवाती है। वो उसे बहुत सडक्टिव बातें करती है। फाइनली वो कबीर की तरफ देखती है। कबीर उसे प्लान को आगे बढ़ाने का इशारा करता है। उसका इशारा समझकर आयाना उस आदमी के चेहरे और उसके सीने पर बहुत सडक्टिव तरीके से हाथ फेरती है और बोलती है, यहाँ पर बहुत शोर है, क्यों ना हम कहीं अकेली जगह पर चले जहाँ हम एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिता सके और एक एक ड्रिंक ले सके, क्या ख्याल है? इस पर वो आदमी हंसते हुए जवाब देता है, अरे मेरी जान, तुम जैसी खूबसूरत बला के लिए तो मैं नरक चला जाऊं। बताओ कहाँ चलना है? आयाना उस आदमी से बोली, यहाँ पर रूम नंबर 108 बिल्कुल खाली है और अवेलेबल भी। बाकी सारे रूम ऑलरेडी फुल है, तो हम वहाँ चलते हैं और एक दूसरे के साथ थोड़ा एंजॉय करते हैं।
ये बोलते हुए अयाना उसके और करीब आकर उसके बदन को सहलाने लगी। उस आदमी की हवस और भी ज्यादा जोर से अंगड़ाई लेने लगी। इस वक्त वो अपनी बाहों में बैठी इस खूबसूरत अप्सरा पर टूट पड़ना चाहता था। इसके अलावा उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं चल रहा था। उसने झट से कहा, श्योर स्वीट हार्ट, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो आदमी सोफे से खड़ा होता है और अयाना की कमर पर अपना हाथ रख लेता है। उसके बाद अयाना उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराती है और उसे लेकर वहां से चली जाती है। जाते जाते वो कबीर की तरफ देखती है, जो उन लोगों को बहुत गहरी नजरों से देख रहा था। वो आदमी अयाना पर टूट पड़ने के लिए जितना बेताब था, ये अयाना भी साफ देख पा रही थी, और कबीर भी। कबीर के एक्सप्रेशंस तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गए थे। जल्दी ही दोनों उस कमरे में पहुंच जाते हैं। कमरा खुलता है और वो आदमी अयाना को कमरे के अंदर खींच लेता है, फिर दरवाजा बंद कर देता है। अयाना को घबराहट होने लगती है, क्योंकि कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ वो आदमी और वो खुद मौजूद थी। वो अपने मन ही मन में सोचते हुए बोली, ये कबीर कहाँ रह गया? मैं ऐसे कमरे में ले आई, पर वो अब तक यहाँ पर नहीं है। इसने तो दरवाजा भी बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूं? वो आदमी धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और अयाना की तरफ बढ़ते हुए बोला, ओह माय गॉड, आज की रात बहुत अमेजिंग होने वाली है। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को मैंने आज तक नहीं देखा। यू आर सो गुड। कम ऑन बेबी, लेट्स एंजॉय टुगेदर। अपनी शर्ट निकालकर वो आदमी अयाना को अपनी बाहों में भर लेता है। डर के मारे अयाना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन चेहरे पर डर दिखाई नहीं देता। वो जबरदस्ती की मुस्कान चिपकाए रखती है। थोड़ी देर बाद अयाना ने किसी तरह हिम्मत करके कहा, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले जरा बैठकर एक एक ड्रिंक कर लेते हैं। ये सब तो उसके बाद भी होता रहेगा। अयाना की सरकटिव आवाज सुनकर उस आदमी की तड़प और भी ज्यादा बढ़ने लगी। उसने कहा, नहीं स्वीट हार्ट, शराब बहुत हो चुकी। अब मुझे शबाब का मजा लेना है। इन सब चीजों में रात खराब नहीं करते। देखो, मैं बहुत वाइल्ड हूँ। मे बी तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट आई प्रॉमिस यू विल एंजॉय लाइक हेल। अयाना को उस छिछोरे आदमी की बात से बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उसका मुंह तोड़ दे। हालांकि वो उस आदमी की बाहों में बुरी तरह से फंस गई थी। वो दरवाजे की तरफ देखती है, जो अब तक बंद है। अयाना घबराहट में अपने मन ही मन में सोचती है, कहाँ रह गया ये डेविल? अगर उसने आने में देर कर दी तो ये मुझे पक्का नोच कर खा जाएगा। इसकी आंखों में साफ दिख रहा है कि ये मुझ पर टूट पड़ने के लिए बहुत बेसब्र हो रहा है। पता नहीं मैं इसे रोक कैसे पाऊंगी। ओह गॉड, कहाँ हो डेविल, जल्दी करो। वो आदमी धीरे धीरे अयाना को पीछे बिस्तर की तरफ ले जाने लगता है। अयाना ने उस आदमी को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है? अभी अभी तो हम आए हैं, थोड़ा तो सब्र करो। वो आदमी मना करते हुए बोला, सब्र जैसी चीज मुझ में नहीं है। मुझे जो चाहिए वो तुरंत ही चाहिए, और मुझे अभी के अभी चाहिए तुम। वो आदमी अयाना के कपड़ों को उतारने लगता है, पर अयाना उसे पीछे धकेल देती है, जिस वजह से वो बेड पर गिर जाता है। वो हैरान हो जाता है। अयाना थोड़ा अपने आप को संभालते हुए बोली, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना, ये सब इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? थोड़ी देर तो हम रुक ही सकते हैं ना। लेकिन उस आदमी ने तुरंत उठते हुए अयाना को पकड़ लिया और बेड पर गिराते हुए बोला, मैंने कहा ना, मुझे रुकना पसंद नहीं, मुझे सब्र बिल्कुल पसंद नहीं। अब कैसे बचाएगी अयाना खुद को उस आदमी के चंगुल से? क्या कबीर ने किसी साजिश के तहत अयाना को डाल दिया है इस मुसीबत में? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। कबीर अयाना को अपने साथ एक पार्टी में लाया था और फिर एक आदमी के साथ कमरे में जाने के लिए कहा। अयाना ने मना किया तो कबीर ने उसे धमकी दी, और अब अयाना उस आदमी के साथ उस कमरे में बंद थी और बुरी तरह से घबरा रही थी, क्योंकि उसके एक्सप्रेशंस अब खराब होने लगे थे। अब वो अयाना पर जोर जबरदस्ती करने लगा था। उस आदमी की हरकत से अयाना को बहुत घबराहट होने लगती है। दरवाजा अब भी बंद था और किसी के आने का नामो निशान भी नहीं था। अब अयाना को खुद को बचाने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि ये आदमी उसे किसी भी वक्त नोच कर खा जाने वाला था। अयाना को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर उस आदमी को जोर से धक्का देते हुए बोलती है, दूर हटो मुझसे। अयाना भागने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे अपनी बाहों में पकड़कर दबोचते हुए बोलता है, कहाँ भाग रही हो? पहले मुझे यहाँ पर लेकर आई और अब खुद भाग रही हो? ऐसे नहीं जाने दूंगा तुम्हें। रात तो तुम्हें मेरे साथ बितानी ही पड़ेगी, चाहे तुम राजी हो या नहीं। ये बोलकर वो आदमी अयाना को जोर से थप्पड़ मारता है और वो बिस्तर पर गिर जाती है। अयाना का चेहरा थप्पड़ के कारण लाल हो जाता है। वो आदमी करीब आकर अयाना की ड्रेस पकड़कर खींच देता है, जो लगभग फट जाती है। अयाना घबराकर चीख पड़ती है। वो आदमी हवस भरी नजरों से अयाना को देखता है। अयाना उस आदमी को धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी वजन और ताकत में अयाना से कई गुना ज्यादा था, तो मुमकिन ही नहीं था कि वो उससे बच सकती थी। अयाना चिल्लाई, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वो आदमी अयाना की गर्दन पर जबरदस्ती किस करने लगता है। अयाना उसे पूरी ताकत से अपने ऊपर से दूर धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन उस आदमी ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया था और उसे बेबस कर दिया था। इतना स्ट्रगल करने के बाद भी जब अयाना उसकी पकड़ से छूट नहीं पाती, तो बेबस होकर रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे और उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। अब सब किस्मत के भरोसे था। तभी अगले ही पल जोर की आवाज़ होती है और कमरे का दरवाज़ा एक झटके में खुल गया।
वो आदमी और अयाना शॉक होकर दरवाजे की तरफ देखते हैं। वो आदमी बिस्तर के ऊपर और उसके भारी भरकम शरीर के नीचे बेचारी नाजुक सी अयाना दबी हुई थी। दरवाजे पर कबीर अपने डार्क एक्सप्रेशंस के साथ खड़ा था। उसके हाथ में गन थी। कबीर को देखकर पहली बार अयाना को खुशी हुई, राहत की सांस आई। वो फटाक से अपने ऊपर पड़े आदमी को जोर से धक्का देती है, जिस वजह से वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। अयाना उठकर कबीर की तरफ भाग जाती है। कबीर के पास पहुंचकर वो उसके दोनों कॉलर पकड़कर गुस्से में तिलमिलाती हुई बोली, कोई इतना टाइम लगाता है? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा रेप होते होते बचा है। समझते क्या हो अपने आप को? इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? कबीर कड़क आंखों से अयाना को देखता है। उसकी आंखों की कोल्डनेस देखकर अयाना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी गौतम वहां पर आकर दरवाजा बंद करके अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करके दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। अयाना कबीर की डार्क आंखों को देखकर थोड़ा पीछे हटती है। जमीन पर पड़ा वो आदमी कबीर को देखकर इतना हैरान था कि अब तक अपने शौक और अपनी हैरानी से बाहर नहीं निकला था। कबीर धीरे धीरे अपने कदमों को उस आदमी की तरफ बढ़ाने लगता है। वो आदमी जो कुछ देर पहले पूरे नशे की हालत में धुत था, अब उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसने शराब की एक बूंद भी पी रखी थी। सारी शराब हवा हो गई थी। उसका सारा नशा एक सेकंड में छू मंतर हो गया था। अब उसके चेहरे पर डर, मौत का डर बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे अपनी आंखों के सामने मौत अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आज उसका सामना कबीर डोंगरा यानी कि अपनी ही मौत से होगा। कबीर अपने कदमों को उस आदमी की तरफ बढ़ाता है। घबराहट में वो आदमी खड़ा होकर पीछे होते हुए बोलता है, कबीर डोंगरा। कबीर ने हल्की सी तिरछी शैतानी मुस्कान के साथ कहा, हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू? कबीर सोफे पर जाकर फैल कर बैठ जाता है। सामने खड़ा वो आदमी कबीर के इस कोल्ड चेहरे को देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? कबीर इस बात पर जोर जोर से हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगता है तुम अंडरग्राउंड हो जाओगे तो मेरी नजरों से बच जाओगे? तुमने सोचा भी कैसे? अयाना कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसे इतना जरूर समझ आ रहा था कि ये दोनों शायद बहुत बड़े वाले दुश्मन हैं। गौतम देखता है कि अयाना की ड्रेस काफी फट गई है। एक तो वो पहले से छोटी सी थी, ऊपर से काफी फट गई थी। वो फटाफट अपना जैकेट निकालकर अयाना को उड़ा देता है। अयाना ये महसूस कर गौतम की तरफ देखकर एक नरम सी मुस्कुराहट देती है, पर गौतम के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं आते। वो पुतले की तरह खड़ा हो जाता है और कबीर और उस आदमी को देखता है। अयाना भी देखना चाहती थी कि कबीर इस आदमी के साथ क्या करने वाला है। कबीर की बात सुनकर वो आदमी अपने घुटनों पर बैठ गया। देखो कबीर, बिजनेस में तो ये सब चलता ही रहता है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा जो नुकसान हुआ है, पर इसके बदले में तुम उससे जो चाहे वो ले सकते हो। कबीर उस आदमी की बात सुनकर अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाकर बोला, जो चाहूँ वो? कबीर के मुंह से ये शब्द सुनकर वो आदमी थोड़ा एक्साइटेड होकर बोला, हाँ हाँ, तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो दूंगा। जो भी तुम चाहो वो सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। कबीर की बात सुनकर उस आदमी को थोड़ी सी राहत आई कि शायद कुछ ले देकर बात बन जाएगी और उसकी जान बच जाएगी। पर वो कबीर को जानता कहाँ था। कबीर सबकी समझ से बाहर था। उसे समझ पाना लगभग नामुमकिन था। सिवाय गौतम के उसे कोई नहीं समझ सकता था। गौतम एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसे पता था कि सामने बैठे इस आदमी का आखिरी वक्त आ चुका है। अब चाहे वो कबीर के नाम स्वर्ग ही क्यों ना कर दे, कबीर उसे बख्शने वाला नहीं था। कबीर अपनी गन अपनी उंगली में गोल गोल घुमाते हुए बोलता है, अगर ऐसा है तो मुझे बस एक ही चीज चाहिए, वो है तुम्हारी जान। उस आदमी की जान हलक में आ गई। बड़ी मुश्किल से वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, कबीर एक सेकंड के हिसाब से अपनी गन लोड करता है, पॉइंट करता है और फायर कर देता है। अयाना अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। उस आदमी की जोर की चीख पूरे कमरे में गूंजती है। फिर वो धीरे धीरे जब अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो आदमी जमीन पर पड़ा दर्द से करा रहा था, क्योंकि गोली उसके कंधे पर लगी थी। वो आदमी अब भी कबीर के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा था। कबीर, कबीर प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम जानते नहीं हो तुम क्या कर रहे हो। अगर मेरे डैड को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कबीर ने अयाना की तरफ देखा और उंगली के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। अयाना को काफी घबराहट हो रही थी, पर जैसे तैसे करके वो कबीर के पास जाती है। कबीर ने अयाना का हाथ पकड़कर एक झटके में उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। अयाना का पूरा बदन कांप जाता है। उसे नहीं समझ आ रहा था कि कबीर उसके साथ अब क्या करने वाला है। कबीर अपनी गन को अयाना के हाथ में पकड़ा देता है। अयाना चौंक पड़ी और उसने पलटकर कबीर की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। कबीर उस आदमी की तरफ कोल्ड आंखों से देखता हुआ अयाना से बोला, फायर। ये सुनकर अयाना का दिल जैसे उछलकर उसके सीने से बाहर आ गिरा। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो किसी पर गोली चला सकती है। उसने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं किसी की जान नहीं ले सकती। कबीर तिरछी सी मुस्कान के साथ अयाना की तरफ देखते हुए बोला, अरे मुझे मारने की कसम खाई है तुमने? अगर गोली नहीं चलाओगी, एक दो खून नहीं करोगी, तो फिर मुझे मारने की हिम्मत कहाँ से लाओगी? चलो फटाफट मुझे गोली चलाकर दिखाओ, तुम्हें कितनी अच्छी गोली चलानी आती है। अयाना ने सर हिलाकर इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं मुझसे नहीं होगा। वो गन छोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कबीर ने जबरदस्ती अयाना के हाथ में गन पकड़ा दी और फिर उसके हाथ को ऊपर उठाकर ट्रिगर पर पॉइंट करते हुए बोला, बस एक पल की हिम्मत और काम तमाम।
अयाना की सांस और उसकी धड़कन तेज हो जाती है। उधर जमीन पर पड़ा वो आदमी बुरी तरह से घबरा रहा था। उठकर भागने की कोशिश करने भी लगता है कि कबीर जोर से ट्रिगर दबा देता है। अयाना डर कर चिल्ला पड़ती है और आंखें बंद कर लेती है। कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड अयाना अपनी आंखों को जोर से बंद ही रखती है, क्योंकि अभी अभी उसकी उंगली ट्रिगर को दबाकर हटी थी। गन में से जबरदस्त गोली चली थी। अयाना अपनी आंखें खोलकर देखती है। उस आदमी का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। अयाना की सांस रुक जाती है, क्योंकि वो देखती है कि जो गोली अभी अभी उसके हाथों से चली थी वो उस आदमी के माथे के बीचों बीच जाकर लगी और आदमी एक ही सेकंड में खत्म हो गया। अयाना एकदम से खड़ी होकर 4 कदम पीछे हट गई और जोर से चिल्लाई, नहीं, कबीर डोंगरा, तुम शैतान हो, शैतान। अयाना की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे इस नज़ारे में वो भयानक नज़ारा याद आता है जब इसी डेविल ने उसके माँ पापा को कुर्सी से बांध कर रखा था। वो लोग अपनी मदद के लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे, अपनी जान की भीख मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन इस बेरहम डेविल ने जरा भी उन पर रहम नहीं किया। अचानक अयाना ने कबीर के हाथ से गन छीन ली और उसे कबीर की तरफ पॉइंट कर दिया। क्या आज अयाना ले लेगी कबीर डोंगरा की जान? क्या अपने गम में अयाना भूल जाएगी अच्छे बुरे का फर्क, या होना पड़ेगा उसे भी कबीर के गुस्से का शिकार? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। कुछ देर पहले जो आदमी अयाना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, अब उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी और गन अब अयाना के हाथ में थी। लेकिन जैसे ही उसने गन कबीर की तरफ घुमाई, सब लोग चौंक पड़े। अयाना ने कबीर से गन छीन कर कबीर की तरफ पॉइंट कर दी थी, लेकिन कबीर अब भी उसी तरह मुस्कुरा रहा था। ये देख अयाना नफरत भरी आवाज में बोली, मैं तुम्हें मार डालूंगी कबीर डोंगरा। अयाना के हाथ में गन देखकर गौतम तुरंत हरकत में आ गया, लेकिन कबीर ने इशारे से उसे रोकते हुए कहा, अयाना बेबी, कम ऑन, आज ट्रिगर दबा ही दो, मैं भी तो देखूं इतने दिन मेरे साथ रहकर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत आई भी है या नहीं। इतना कहकर कबीर ने गन को अपने माथे के बीच में सेट कर लिया। अयाना के हाथ कांपने लगे, आंखें आंसुओं से लाल हो उठी। तभी कबीर शैतानी हंसी हंस पड़ा। मैं फेल हो गया यार, तुम तो कुछ भी नहीं सीख पाई। इतना कहकर उसने अयाना के हाथ से गन छीन ली और गौतम को दे दी। अयाना एक झटके से उससे दूर हट गई। वो अब कबीर की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। गौतम ने अयाना की तरफ देखा। उसकी आंखों की उदासी, गुस्सा, नफरत, बदले की आग, सब कुछ वो महसूस कर सकता था। आखिर उसने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा था। अयाना ने नफरत भरी आंखों से कबीर की तरफ देखा। शैतान है ये कबीर डोंगरा, एक आदमी को तड़पा कर मार डाला, लेकिन इसके माथे पर शिकन तक नहीं आई। कबीर बड़े आराम से खड़ा होता है और उस आदमी के पास जाता है। एक घुटने पर बैठकर उस आदमी की नब्ज चेक करता है और फिर हाथ को किसी लाश की तरह गिरता हुआ देखता है। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, मर चुका है, उसका जिंदा बचना मुमकिन ही कहाँ था। माथे के बीचों बीच गोली लगी थी, मौत तो पक्की ही थी। कबीर खड़ा होकर अयाना और गौतम की तरफ देखता है। गौतम स्ट्रेट फेस के साथ चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशंस के साथ उसे देख रहा था और अयाना बेइंतहा गुस्से और नफरत के साथ आंखों में दर्द और आंसू लिए उसे देख रही थी। उसने गौतम के कोट को अपने बदन पर लपेटा हुआ था, जो उसके खुले हुए बदन को कवर कर रहा था। कबीर अयाना की आंखों में खुद के लिए बेशुमार नफरत बहुत साफ देख सकता था, लेकिन उसका चेहरा देखकर साफ कहा जा सकता था कि उसे बिल्कुल भी इस बात का गिल्ट नहीं है कि उसने इस लड़की के साथ क्या किया और आगे क्या करने वाला है। कबीर डोंगरा एक बार जो फैसला ले लेता है, उसके बाद वो पछताता नहीं, क्योंकि वो हर एक फैसला बहुत सोच समझ कर लेता है। कबीर अयाना के पास जाकर बोला, गुड जॉब। अयाना उसे गुस्से में देख रही थी। वो हैरान थी, उसने इतना खतरनाक इंसान पहले कभी नहीं देखा था। वो मन ही मन में बड़बड़ा रही थी, इसके लिए इंसानों को मारना इतना आसान है, जैसे ये इंसान नहीं, मिट्टी के पुतले पर गोली चला रहा हो। क्या इसके हाथ जरा भी नहीं कांपते? क्या इसे जरा भी किसी पर तरस नहीं आता? इतना पत्थर दिल इंसान आखिर कोई कैसे हो सकता है? कबीर वाकई में जालिम था, और तो और आज उसने खुद अयाना के हाथों से कत्ल करवा दिया। वो जो कभी एक मच्छर तक नहीं मारती थी, आज उसके हाथों से एक आदमी मर गया। अयाना की आंख से एक आंसू टपक जाता है। वो कबीर की तरफ देखते हुए बहुत ठंडी आवाज में बोली, इससे भी ज्यादा बेरहमी से मारूंगी मैं तुम्हें। अयाना की बात सुनकर कबीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आयुष, कहीं ऐसा ना हो कि जब मुझ पर गोली चलाने की बारी आए तो तुम्हारे हाथ कांपने लगे। वैसे शुरुआत काफी अच्छी की है तुमने, वेल डन। कबीर गौतम की तरफ देखकर बोला, इसको ठिकाने लगवा दो। गौतम अपना सर हिला देता है। कबीर अयाना का हाथ पकड़े उसे वहां से ले जाता है और गौतम अपने कुछ गार्ड्स को बुलाकर लाश को ठिकाने लगवाने के काम में लग जाता है। कबीर का लोगों को मारना और गौतम का सबूत साफ करना, ये तो रोज का काम था। इसमें गौतम बहुत एक्सपर्ट था। कबीर अयाना को गाड़ी में बैठाता है। उसके बाद वो दूसरी तरफ ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी को बंगले की तरफ ले जाता है। उसके चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि अभी अभी उसने अयाना के जरिए एक आदमी का खून किया है, जबकि अयाना का हाथ अब तक कांप रहा था। उसके हाथों से चली हुई गोली की गूंज अब तक उसके कानों में गूंज रही थी। उसका शरीर थरथरा रहा था,
कबीर अयाना की तरफ देखता है। अयाना की इस सिचुएशन को देख वो फिर से रोड की तरफ देखते हुए बोला, ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत सारे खून करने हैं तुम्हें। इतनी जल्दी घबरा जाओगी तो काम कैसे चलेगा? आंखों से आंसू टपकते हुए अयाना अपने उस हाथ को देखती है। क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मेरे हाथों से ऐसा क्यों करवाया? कबीर ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। मुझे मारकर भी तुम एक कातिल बन जाओगी ना, तो सोच रहा था कि तुम्हारा थोड़ा सा डर निकाल दूं, ताकि मुझे मारने के लिए तुम्हें आसान हो जाए। कबीर की बात सुनकर अयाना गुस्से भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? ये मजाक नहीं है, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ और एक दिन तुम्हें जरूर मार दूंगी। इस बात पर कबीर ने अयाना से कहा, मैंने कब कहा कि तुम मजाक करती हो? मुझे पता है तुम ऐसा जरूर करोगी, पर मुझे शक है कि जब वक्त आएगा तो तुम वाकई में मुझ पर गोली नहीं चला पाओगी। कुछ देर पहले तुम्हें मौका मिला था, लेकिन तुमने उसे खो दिया। अच्छा चलो, एक और ट्राई करते हैं। ये कहकर कबीर ने फिर से गन अयाना को थमा दी। अयाना ने भी झट से गन उसके हाथ से छीन ली और उसके सर पर लगाते हुए बोली, इस बार ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। कबीर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता, उसके एक्सप्रेशंस नॉर्मल ही रहते हैं और वो गाड़ी ड्राइव करता रहता है। कबीर अयाना की तरफ देखकर बोलता है, तो फिर चलाओ गोली, क्या सोच रही हो? अयाना गन के ट्रिगर पर अपनी उंगली रख लेती है, अपने अंदर पूरी हिम्मत जुटा लेती है। सही कहा कबीर ने, कितना अच्छा मौका है मेरे पास। उसके हाथ में गन है, उसमें गोली है और वो कबीर के माथे पर लगी है। एक सेकंड, थोड़ी सी हिम्मत, ट्रिगर दबाया और उसके माँ बाप के कातिल का किस्सा ही खत्म। कम ऑन अयाना, ट्रिगर दबा दो, गोली चला, खत्म कर दो इसे, जिसने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। किल हिम अयाना, किल हिम। अयाना पूरी हिम्मत करती है ट्रिगर दबाने के लिए, अपनी आंखों को जोर से बंद करती है। हाथ कांप रहे थे, पर फिर भी वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने हाथों पर मजबूती ले आती है और उस ट्रिगर को दबा देती है। गोली चलती है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली कबीर के सिर को फाड़ कर निकल जाती, कबीर गन को बाहर की तरफ पॉइंट कर देता है और वो गोली बाहर चल जाती है। अयाना के हाथों से बंदूक छूट जाती है, सांसें तेज, धड़कनें तेज और माथे पर सारा पसीना आ जाता है। कबीर वो गन लेकर वापस पीछे की सीट पर फेंक देता है। चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन से भरी मुस्कान के साथ कबीर ने कहा, नाइस ट्राई। जब मौका मिले ना तो ये हाथ कांपने नहीं चाहिए, क्योंकि इतने कमजोर दिल के साथ तो तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगी। बी हार्टलेस लाइक मी। अयाना अपनी आंखें खोलती है और सीट पर सीधी होकर बैठ जाती है, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे और दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसने अपनी गर्दन घुमाई और खिड़की के बाहर देखने लगी। थोड़ी देर में गाड़ी बंगले के अंदर एंट्री करती है। अयाना फटाक से गाड़ी से उतरती है और सीधे बंगले में भाग जाती है। कबीर वहीं गाड़ी के पास खड़ा होकर सिगरेट निकालता है और उसे फूंकने लगता है। उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस। अभी तो तुम्हें इतने खून करने हैं जिनकी गिनती भी तुम नहीं कर पाओगी। मुझ तक जब तक आओगी तब तक तो तुम्हारी दुनिया ही पलट जाएगी। कबीर की आंखों में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो सिर्फ कबीर जानता था और कोई नहीं। उसकी आंखों की डार्कनेस बता रही थी कि उसके दिमाग में क्या है, कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक। बहुत सारे ऐसे राज जो कबीर के अलावा कोई नहीं जानता। अयाना भागकर अपने कमरे में पहुंचती है। वो बाथरूम में जाती है और अपने हाथों को धोने लगती है। आज उसके हाथों में किसी का खून लगा था और वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो मसल कर रगड़ रगड़ कर अपने हाथों को धोती है, यहाँ तक कि उसके हाथ छिल जाते हैं, पर वो लगातार धोती है। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। अयाना शावर के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है और रोने लगती है। That bloody bastard! He made me kill a man! He made me a murderer! I will kill him! अयाना अपने चेहरे पर हाथ रखती है और रोने लगती है। वो कितनी भी मजबूत बनने की कोशिश करे, वो है तो एक नाजुक सी लड़की जिसने अपना सब कुछ खो दिया है और अब डेविल के चंगुल में फंस गई है। समझ नहीं आ रहा है यहाँ से कैसे निकले। वो तो ये भी नहीं जानती कि वो डेविल उसे यहाँ पकड़कर क्यों लेकर आया, उसे मर्डरर क्यों बनवा रहा है। अयाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो सिर्फ अपने मम्मी पापा को याद करते हुए रोए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है। अगस्त्या, शुभी, मदन काका सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर के निकलते ही अगस्त्य डॉक्टर के पास जाकर बोला, डॉक्टर मेरी बहन, वो कैसी है? डॉक्टर का चेहरा सीरियस हो गया। क्या हुआ था समायरा के साथ? कौन था वो जिसने उसे मारने की कोशिश की थी? क्यों बनाना चाहता था कबीर अयाना को मर्डरर? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ प्रीति लिपि एफएम पर। अगस्त्या हॉस्पिटल की लॉबी में बैठा डॉक्टर का इंतजार कर रहा था। जैसे ही डॉक्टर बाहर आया, अगस्त्या ने बेचैन होकर पूछा, डॉक्टर साहब मेरी बहन कैसी है? डॉक्टर ने मास्क उतारकर जवाब दिया, अब वो खतरे से बाहर है। ये सुनकर अगस्त्या, मदन काका और शुभी तीनों को राहत की सांस आती है। शुभी डॉक्टर से बोलती है, पर डॉक्टर उसे अचानक क्या हुआ था? उसकी हालत इतनी कैसे बिगड़ गई? कुछ सेकंड के लिए डॉक्टर एकदम चुप हो जाता है। उसकी चुप्पी देखकर अगस्त्या ने अपनी आईब्रोज को सिकोड़ लिया और सीरियस आवाज में डॉक्टर से पूछते हुए कहा, क्या बात है डॉक्टर, साफ साफ बताइए, क्या हुआ था मेरी बहन को? अचानक इस तरह
से उसकी तबीयत खराब होने का क्या कारण है? डॉक्टर ने अगस्त्या की तरफ देखकर जवाब दिया, मिस्टर राव, आपकी बहन को जहर दिया गया था। जहर? ये सुनकर अगस्त्या और शुभी दोनों की आंखें फट जाती हैं। मदन काका भी हैरान हो जाते हैं और शुभी बहुत घबराई हुई आवाज में बोलती है, जहर? ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? भला समायरा को घर में कौन जहर दे सकता है? डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर दोनों को देखते हुए कहा, उन्हें बहुत खतरनाक जहर दिया गया था। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, वरना शायद ही कोई इस जहर के बाद सर्वाइव कर सकता है। फिलहाल के लिए वो खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी हमें सुबह तक उन्हें यहाँ रखना होगा। कल आप इनका डिस्चार्ज करवा कर इन्हें ले जा सकते हैं। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। अगस्त्या बहुत ज़्यादा हैरान था। जहर? मेरी बहन को जहर कौन दे सकता है? अगस्त्या शुभी की तरफ देखकर बोला, क्या तुम पूरा वक्त समायरा के साथ थी? शुभी ने अगस्त्या को जवाब दिया, हाँ, मैं उसी के साथ थी। मुझे समझ नहीं आता कि घर में कोई उसे जहर कैसे दे सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगस्त्या काफी सीरियस होकर सोचता है। उसे शुभी पर शक नहीं था, हो ही नहीं सकता था, क्योंकि शुभी ऐसा सपने में भी नहीं कर सकती थी। फिर कौन कौन हो सकता था ऐसा जिसने समायरा को जहर दिया? कोई घर का तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, किसी बाहर वाले का काम है ये। अगस्त्या शुभी से बोला, घर में क्या कोई बाहर से आया था? क्या तुमने समायरा को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ा था? शुभी याद करते हुए बोलती है, घर के कुछ काम निपटाने के बाद मैं समायरा के पास चली गई। उस वक्त वो बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद एसी की प्रॉब्लम हुई और तभी अचानक अगस्त्या और शुभी के दिमाग में कुछ खटका और दोनों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो इलेक्ट्रिशियन, वो वहां आया था, वो बाहर से आया था और मुझे उसका बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था। वो फटाफट से ऐसे ठीक करके निकल गया, पर जब वो ठीक कर रहा था उस वक्त मैं किसी काम से कमरे से बाहर गई थी। उसके चले जाने की कुछ देर बाद ही समायरा की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। मुझे उस पर शक है। ये सुनकर अगस्त्या के एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। वो फोन उठाता है और कॉल लगाता है, घर के सारे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकालो, मैं आ रहा हूँ। फोन कट करने के बाद अगस्त्या शुभी की तरफ देखकर बोला, समायरा का ख्याल रखना, उसके साथ ये जिसने भी किया है वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अगस्त्या तुरंत अस्पताल से निकल जाता है। वहाँ आयाना जिम में जाकर मेहनत कर रही थी। उसे बहुत पसीना आया, पर वो लगातार दौड़ रही थी ट्रेडमिल पर। उसकी सांसें भी तेज हो रही थी। उसके बगल में वो औरत और वो आदमी खड़े थे जो उसे ये सब करवा रहे थे, जिन्हें कबीर ने अयाना के लिए रखा हुआ था। कुछ सेकंड बाद कबीर जिम में आता है और अयाना को ट्रेडमिल पर भागते हुए देखता है। वाह, क्या बात है, लगता है काफी मेहनत हो रही है। उन दोनों का और अयाना का ध्यान कबीर की तरफ जाता है। उसके बाद अयाना कबीर को इग्नोर करके भागना जारी रखती है। कबीर भी अंदर जाकर अपनी शर्ट निकाल देता है। उसके बाद वो भी वहाँ पर वर्कआउट करने लगता है। तकरीबन आधे घंटे के बाद अपनी रेसिंग खत्म करने के बाद अयाना ट्रेडमिल से उतरकर अपने ट्रेनर्स द्वारा बताया हुआ वर्कआउट शुरू करती है। ये सब करते हुए उसकी नज़र कबीर पर पड़ती है, जो अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा था। अयाना जब कबीर को देखती है तो कुछ सेकंड के लिए उसकी बॉडी पर हल्का हल्का पसीना आ गया था, जो और भी ज़्यादा हॉट लग रहा था। उसकी आंखों को कैप्चर कर लेती है। कबीर की बॉडी के एक एक परत को अयाना की आंखें देखे बिना रह नहीं पाती, पर जब उसकी नज़र कबीर के चेहरे पर जाती है तो वो पाती है कि कबीर एक नटखट सी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था और नज़रें मिलते ही उसकी तरफ आंख मार देता है। अयाना को काफ़ी ऑकवर्ड लगता है और वो अपनी नज़रें कबीर से हटा लेती है। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। उसके बाद एक ट्रेनर अयाना को फाइट के कुछ मूव सिखाने लगता है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अयाना को कई सारे मूव सिखा दिए थे और अब अयाना के लिए ये मूव काफ़ी आसान हो गए थे, पर वो इतने भी परफेक्ट नहीं थे। अयाना की फाइटिंग स्किल देखकर कबीर एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसे वो कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगती। वो उठकर अयाना के पास जाता है और उनके दो ट्रेनर्स को वहाँ से जाने को कहता है। आज के लिए तुम दोनों का हो गया, आगे इसे क्या करवाना है ये मैं देख लूँगा, तुम लोग जाओ। वो दोनों तुरंत कबीर को सिर झुकाकर ग्रीट करते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। अयाना डार्क आंखों के साथ कबीर को देख रही थी। उसकी आंखों का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। आखिर वो कैसे भूल सकती थी कि कुछ दिनों पहले उसने उसके हाथों से किसी का मर्डर करवाया था, अलीशा की जान की धमकी देकर। आखिर ये इंसान उससे और क्या क्या करवाने वाला था, कितने गुनाह करवाने वाला है। अयाना की आंखों में खौलता हुआ खून देखकर कबीर को अच्छा लगता है। उसको अजीब सा सुकून मिलता है जब अयाना इतनी नफरत और गुस्से भरी नजरों से उसे देखती है। कबीर अयाना के करीब आता है और उसके गर्दन से अपने सीने की तरफ फिसल रही पसीने की बूंद को अपनी उंगली पर उठा लेता है। अयाना बस उसे देखती रहती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सा नशा था। अयाना को समझ नहीं आता कि ये डेविल आखिर चाहता क्या है। कबीर 2 कदम पीछे हटते हुए अयाना से बोलता है, कम ऑन, दिखाओ मुझे, इतने दिनों में क्या सीखा है तुमने। कबीर अपनी पोजीशन पर खड़ा हो जाता है और हाथ के इशारे से अयाना को खुद की ओर अटैक करने को कहता है। अयाना को ये बहुत अच्छा मौका लगता है। वो बस कबीर का मुंह तोड़ना चाहती थी, एक बार ही सही। इसीलिए वो तेजी से आगे बढ़ती है और एक जोरदार किक कबीर के मुंह पर मारने लगती है। इससे पहले कि अयाना की किक कबीर के चेहरे को हिट कर पाती, कबीर अटैक को डॉज कर लेता है और खुद की तरफ से ऐसा काउंटर अटैक करता है कि अयाना मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। कबीर अयाना को फिर से खड़ा होकर अटैक करने को कहता है। तकरीबन 10 मिनट तक दोनों के बीच जबरदस्त फाइट चलती है। इस बीच में कबीर अयाना के हर अटैक को इतनी आसानी से डॉज कर देता था और अयाना को बार बार मुंह की खानी पड़ती थी। बात फिटनेस की हो या कराटे की हो,
या शूट करने की हो, कबीर से बेहतर कोई नहीं था। अयाना ये बात बिल्कुल नहीं मानना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे मानना पड़ा कि कबीर फाइटिंग स्किल्स में सबका बाप है, क्योंकि वो उसके हर एक मूव को इतनी आसानी से रोक रहा था जैसे कोई बड़ा आदमी किसी 5 साल के बच्चे के अटैक को आराम से रोक देता है। अयाना थककर जमीन पर गिर जाती है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। 10 मिनट में ही कबीर ने 2 घंटे के वर्कआउट जितनी मेहनत करवा दी थी उससे। अब उसे हिला भी नहीं जा रहा था। कबीर अयाना की तरफ देखकर अपनी कलाई थोड़ा मसलते हुए बोलता है, क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गई? अगर इसी स्पीड से मेहनत करती रही तो मुझे मार कैसे पाओगी? कम ऑन, उठो, अपने अंदर की ताकत को इकट्ठा करो, मुझ पर अटैक करो, शायद थोड़ी बहुत कामयाबी तुम्हारे हाथ लग जाए। अयाना गुस्से से उबलने लगती है। वो फिर से खड़ी हो जाती है और पहले से भी ज्यादा दुगनी तिगनी ताकत के साथ कबीर पर हमला करने लगती है। अयाना की ताकत देख कबीर काफी इंप्रेस हो जाता है, पर फिर भी उसके लिए इतना भी मुश्किल नहीं था अयाना के अटैक्स को रोककर उस पर काउंटर अटैक करना। कबीर अयाना को और भी ज्यादा प्रोवोक करता है। बहुत कमजोर अटैक है तुम्हारे, क्या इतनी ही ताकत है तुम्हारे अंदर? क्या इस ताकत के साथ तुम मेरा मुकाबला करोगी? अगर इस तरह लड़ती रही तो मुझे खत्म करना तो बहुत दूर की बात है, मुझ तक कभी पहुंच भी नहीं पाओगी। तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की मुझे कभी नहीं हरा पाएगी, कभी भी नहीं। कबीर की बातों से अयाना के अंदर गुस्से की आग और भी ज्यादा भड़क जाती है। अब उसके हाथों की नसें फूल जाती हैं। उसकी आंखें जैसे आज बाहर निकलकर कबीर को जलाकर राख करने के लिए तैयार थी। उसके गुस्से का ज्वालामुखी फट जाता है और वो 10 गुना ज्यादा स्पीड से कबीर पर अटैक करने लगती है। वो एकदम से इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि एक पल के लिए तो कबीर के लिए भी उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उधर गौतम तेजी से जिम की तरफ आ रहा था। वो काफी परेशान दिखाई दे रहा था। वो अपने आप से कह रहा था, मुझे जल्द से जल्द ये बात बॉस को बतानी होगी। किस बात को लेकर परेशान था गौतम? आखिर क्यों ले रहा था कबीर अयाना के सब्र का इम्तिहान? और कौन था जो समायरा की जान का दुश्मन बना हुआ था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रीति लिपि FM पर।